और सत्ता में अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले नए सुपरस्टार विजय थालापति के बहुमत वाली चर्चा पूरे देश में चल रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विजय की पार्टी टीवीके ने चुनावों में प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन सत्ता बनाने के लिए बहुमत से अभी दूर है। पिछले कुछ घंटों से वहां कई शब्द ट्रेंड हो रहे हैं। उदाहरण के लिए बहुमत के आंकड़े, राज्यपाल के अधिकार, विधायकों की शिफ्टिंग, पोस्ट पोल गठबंधन। सवाल यही है कि तमिलनाडु में किसकी सत्ता होगी? क्या विजय थालापति मुख्यमंत्री बनेंगे? आज इसको लेकर क्या हुआ है, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं और उसके बाद एक जो ये ट्रेंडिंग शब्द आपको बता रहा था उसको डिकोड करेंगे। आज लगातार दूसरे दिन विजय थालापति ने तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर से मुलाकात की। लोक भवन में 1 घंटे तक बात हुई। कल विजय थालापति ने राज्यपाल को 112 विधायकों के हस्ताक्षरों वाला पत्र सौंपा था। बहुमत का आंकड़ा 118 है। आज राज्यपाल ने फिर विजय थालापति से कहा कि तमिलनाडु में वो स्थिर सरकार चाहते हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले 118 विधायक होने आवश्यक है। इस बीच AIADMK ने 28 विधायक पुडुचेरी के रिजॉर्ट भेज दिए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। टीवीके के पास 108 सीटें हैं। विजय थालापति 2 सीटों पर जीते, इसलिए 1 सीट छोड़ने पर यह आंकड़ा 107 का रह जाएगा और ऐसे में कुल सीटें 233 होने पर भी बहुमत का आंकड़ा 117 हो जाएगा। कांग्रेस 5 विधायकों को समर्थन का ऐलान कर चुकी है और ऐसे में यह आंकड़ा 112 का हो जाता है। मतलब विजय थालापति को फिर भी 6 विधायकों की जरूरत होगी। सवाल यही है कि विजय थालापति बहुमत वाला गणित कैसे सेट करेंगे? गठबंधन वाले किस फॉर्मूले के आधार पर वो बहुमत साबित कर पाएंगे? वैसे आपको बता दें कि तमिलनाडु में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा जा रहा है कि विजय थालापति कई छोटे दलों से संपर्क में हैं। AIADMK से भी गठबंधन की चर्चा चल रही है, लेकिन आधिकारिक जानकारी इसको लेकर अभी नहीं आई है। वैसे तमिलनाडु की सियासी हलचल पर हर किसी की निगाह है। ये सारी तमिलनाडु का गरीब लोग को आगे बढ़ाना का तो आपकी अलायंस किसके साथ होगी? किसके साथ अलायंस किसके साथ अलायंस जो है हमारा प्रेसिडेंट जो है पार्टी के लीडर विजय सर उसमें लिए डिसीजन करेंगे। वो कुछ अलायंस होएगा, विजय सर का सरकार बनेगा। गवर्नर इज BJP because he's from a former BJP man and we all know that the BJP's mindset and the Delhi's mindset is not to make Mr. Vijay as Chief Minister. The governor is delaying that decision. 118 is the magic number. So we'll have to wait and see how it is going to pan out. And our leader, Mr. M.K. Stalin, has made it very clear the DMK party will not create any constitutional crisis. He wants Mr. Vijay to continue to go ahead as the chief minister and we will watch for the first 6 months. देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति पहले भी आ चुकी है जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इसी तरह वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से दूर थी। फिर भी राज्यपाल ने बीजेपी के BS येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए बुलाया। BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। मामला अदालत में जाने के बाद BS येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। अदालत ने 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित करने को कहा, जो नहीं हो सका। कर्नाटक में कांग्रेस और JDS ने मिलकर सरकार बनाई। वर्ष 2019 में महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिली। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में बीजेपी 105 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सबसे पहले बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल नहीं था। चुनावी नतीजों के 15 दिन बाद भी किसी की सरकार नहीं बन पाई, जिसके बाद 12 नवंबर 2019 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जब शिवसेना, NCP और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाने की चर्चा कर रहे थे, तभी एक बड़ा उलटफेर हुआ। 23 नवंबर की सुबह राष्ट्रपति शासन हटाया गया। सुबह करीब 8 बजे राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और NCP के बागी नेता अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कोर्ट में मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था। यह सरकार मात्र 80 घंटे चली थी। ऐसे मामलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार पर संविधान के जानकार क्या कहते हैं, वो सुनिए। राज्यपाल की जो भूमिका है, क्या उस पर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, जिस तरह से राज्यपाल एक्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने SR बम्बई का जो 9 ऑनरेबल जजेस का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है
वो पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। या तो ये हो सकता है या वो किसी इन्फ्लुएंस में, दोनों में से एक कारण है। अदरवाइज जो एसआर बोमई का जो निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, वो क्लियर कट कहता है कि मेजोरिटी की जो प्रूव होगी वो विधानसभा का अधिवेशन बुला के फ्लोर टेस्ट वहीं पर डिसाइड होगा। ये गवर्नर के अपने विवेक पर डिसाइड नहीं हो सकता। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हु हैज क्लियर मेजॉरिटी, उन्हें बुलाना चाहिए। दूसरे में प्री पोल अलायंस के बाद मेजॉरिटी है, उन्हें बुलाना चाहिए। तीसरे नंबर पर पोस्ट पोल अलायंस के बाद जो मेजॉरिटी है उन्हें बुलाना चाहिए। चौथे में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उन्हें बुलाना चाहिए। पर ऐसा है कि एसआर बोमई कंप्लीटली गवर्नर का डिस्क्रिशन खत्म नहीं करता है, बट बताता है कि गवर्नर का डिस्क्रिशन वही है जो कोई रीजनेबल पर्सन का डिस्क्रिशन होगा। जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास कोई बहुमत नहीं थी। फिर भी उस वक्त के जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने उनको न्योता दिया, और न्योता देने के बाद 13 दिन बाद जब पार्लियामेंट में डिस्कशन और फ्लोर टेस्ट हुआ था, फिर वो सरकार गिरी। उसके बाद दूसरी फिर देवेगौड़ा साहब की सरकार आई थी। तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई राज्यपाल ये कहे कि पहले मुझे साबित करो कि आपके पास मेजॉरिटी है और उसके बाद फिर आप शपथ लेकर लेजिस्लेचर में चले जाएं। असल में एसआर बोमई केस यही कहता है, 1994 एसआर बोमई केस जो ये कहता है कि असल में राजभवन नहीं, ये विधानसभा के फ्लोर पर इसका परीक्षण होना चाहिए कि संख्या बल है या नहीं। इसी बात का उल्लेख यहां हो रहा है और हूटर ने इशारा कर दिया।